प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की इस वीडियो में। आज की वीडियो में एक ऐसे चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं जिस चैप्टर को जैसे नाम लिया जाता है आप लोग हंसने लगते हैं, सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। नाम लेते ही कहो बगल में बैठा लड़का हंसने लगे। उसका नाम तो तुम लोग जानते ही होंगे, जो जानते हो कमेंट करके बताना। चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। देखिए, एनिमल्स मतलब हम इंसान भी जानवर ही हैं। अरे कैसे हो सकता है, हम लोग भी जानवर ही हैं, मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। और रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक डिवाइन प्रोसेस है, इसको जानकर सुना। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इंसान या कैसे कहते हैं कि कोई भी जीव जो कि इस दुनिया में आया है वो एक बार उसकी निश्चित लाइफ होती है, आगे ख़त्म हो जाएगी। इस लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना अति आवश्यक है। रिप्रोडक्शन दो एक होता है सिंगल पेरेंट्स और एक होता है डबल पेरेंट या दो पेरेंट, मेल और फीमेल। सिंगल पेरेंट वाले रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, देखिए, सम माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल एनिमल रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया। ये ऐसे जानवर प्लांट हैं जो कि असेक्सुअल यानी कि सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं सिंगल पेरेंट, तो इनके जो संतानें हैं या कह सकते हो ऑफस्प्रिंग्स हैं, नए पौधे हैं, उनमें कोई बायोलॉजिकल या कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल यू कैन से दैट द कॉपी, फोटोकॉपी। ठीक है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल पेरेंट। द ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम। जैसे मान लीजिए फोटोकॉपी कराया, वही निकला। ठीक। टाइप ऑफ असेक्सुअल ये बहुत तरह के होते हैं, इसको आप लोग खुद से देखिएगा। पहला बडिंग होता है जो कि हाइड्रा में पाया जाता है, बड से बन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब टू, जैसे ये है दो हिस्सों में टूट जाए और एक हिस्सा खुद स्वतंत्र रूप से बन जाए पौधा या लिविंग बींग्स, और दूसरा खुद एक लिविंग बींग बन जाए। इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिशन, बाई मतलब टू पार्ट्स में ब्रेक होकर। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ये अमीबा में पाया जाता है। बाइनरी फिशन किस में होता है, अमीबा में। अमीबा एक अमीबा ब्रेक होकर के दो पार्ट्स, और दोनों मतलब कह सकते हो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है दो पार्ट में, और वो जो न्यूक्लियस है हर न्यूक्लियस एक नया अमीबा बना देता है। आफ्टर मैच्योरिटी दैट न्यूक्लियस आल्सो ब्रेक डाउन टू बिकम अनदर अमीबा। सो हियर देखिए, another method of the asexual reproduction is binary fission is observed in amoeba, which is a small and microscopic animal. Small and microscopic मतलब बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। अधिकतर माइक्रोस्कोप से देखने पर ही मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तालाब के पानी में, गंदे पानी में मिलता है। अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल मतलब एक सेल से ही बना होता है। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि जो कह सकते हो बिल्कुल सेंटर, जिसमें ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो दोनों हिस्से एक नए अमीबा या दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस टूटा, साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्म, सेल के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है ये हिस्सा, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसका डिवीजन होता है। ठीक है, two daughter amoebas are produced from one parent of amoeba. So the type of reproduction in which one parent organism get divided into two young ones is called binary fission. Bi मतलब one टूट करके टू बन रहा है, इसको binary fission बोलेंगे। अच्छा, ये तो दो इसमें एग्जांपल बताया गया। वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मेथड होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, और भी कई तरह के मेथड होते हैं, बट वो तुम्हारे सिलेबस क्लास 8 में दो ही रखे गए। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं इसको कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। अभी देख रहे हैं ना, ये जो है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों बने हुए हैं, और यही आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब ये देखकर कई लोग हंसने लगे होंगे, तो जरा आप लोग देखिए, ये हर मेल को मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल्स को फीमेल वाला। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझने के लिए इसको समझिए। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होना जरूरी है। दो पेरेंट्स का मतलब एक मेल और फीमेल होना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पेरेंट्स या मेल के अंदर मेल गैमेट्स होता है, जिसको हम कह सकते हैं स्पर्म। ठीक, और फीमेल में फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम बोलते हैं। मेल फीमेल बायोलॉजिकल प्रोसेस से दोनों
गैमेट मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट कुछ समय के लिए फीमेल बॉडी, और जायगोट बनने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम जाकर मिक्स हो जाते हैं और एक नया सेल बनाते हैं सिंगल सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। और जायगोट जी वो फैलोपियन ट्यूब में ये जो प्रोसेस है जायगोट बनने का, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब होता है। इस फैलोपियन ट्यूब में जो ओवरी से निकला हुआ एग और यहाँ से वेजाइनल पोर्शन से होता हुआ जो स्पर्म जाता है वो फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जायगोट। जायगोट कुछ समय फर्टिलाइज हो जाता है एकदम, और जैसे वो फर्टिलाइज होकर जायगोट जो बनता है, जायगोट ट्रांसफर हो जाता है गर्भाशय ओम में, और वहाँ पर डेवलप होता है। और अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स का अलग अलग पीरियड होता है, टाइम पीरियड। जैसे कि इंसान का 9 मंथ होता है, सबसे लंबा जो जेस्टेशन पीरियड होता है गर्भकाल। जेस्टेशन पीरियड मतलब होता है गर्भकाल, जब माँ बच्चे को अपने पेट में जितने साल महीनों के लिए, जितने समय के लिए रखती है, उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट यानी हाथी का होता है, सबसे कम सबसे छोटा छछूंदर यानी कि जो आपके घर में मोल छछूंदर होती है ना, मोल बोलते हैं उसे, उसका होता है। ठीक है, देखिए द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स सच दैट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं जिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और मेल का अलग स्पर्म होता है, मेल के जो सेक्सुअल या कह सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल का नाम होता है स्पर्म। ठीक है, आगे समझिए। सो टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, फीमेल। लाइक इन प्लांट्स मेल एंड फीमेल ऐसे प्लांट्स में मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमेन नाम से ना, और पिस्टिल फीमेल होता है, एक फ्लावर में होता है। ठीक है, सो दोनों फ्यूज होकर के नए पौधे के निर्माण, जब फ्यूज होता है तभी तो फूल से फल बनता है, और फल काम का होता है। ठीक है, टू फॉर द फॉर्म जो दिस जायगोट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और यही जो जायगोट बनता है धीरे धीरे, जैसे बीज एक जायगोट, वो गर्भ यानी जमीन में जब जाता है तो पौधा बन जाता है। सिमिलरली मेल फीमेल का जो गैमेट बनकर तैयार होता है उसको जायगोट, वो जब फिक्स होता है तो क्या बनकर तैयार होता है, ऑर्गन, ये कह सकते हो वो इंडिविजुअल तैयार होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल इंडिविजुअल पोसेसेस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल इंडिविजुअल पोसेसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी दिख रहा है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल का स्पर्म का एक पिक्चर बना हुआ है, देख लीजिए, अभी मैं अलग से भी लगा दूंगा। और एक फीमेल का एग जिसको हम लोग ओवम बोलेंगे या ओवा बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है ना, अब आगे देखिए एक्सप्लेनेशन, अपनी बुक खोल के सामने रख लोगे सब लोग तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो क्योंकि चीज़ें समझने के लिए आपको चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, हंसना नहीं। अब कुछ लोग कमेंट में हंस भी सकते हैं, लेकिन एक कमेंट में इस लड़के का नाम जरूर लिख कर बताना जो पीछे पढ़ रहा है ना, हंसता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन। अगर ये ऑर्गन नहीं होगा तो उसमें स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो वो जो मेल है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो नहीं सकता, या कह सकते हो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने जैसे संतानों को। ठीक है ना, सो 2 स्पर्म डक्स होती है जिनको हम लोग वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। 2 टेस्टीज होती हैं, 2 वेस्ट डिफरेंस होती हैं, एंड द पेनिस, ये पेनिस होता है जिसके थ्रू यूरिनल वेस्ट आउट बाहर करते हैं ना वो। ठीक है, द टेस्टीज प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। टेस्टीज एक साथ लाखों मेल गैमेट्स यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है थ्रू स्पर्म डक्ट, और वो स्पर्म डक्ट्स यानी वेस्ट डिफरेंस से होते होते पेनिस तक आते हैं। टेस्टीज आल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड मेल हार्मोन। यानी टेस्टीज को स्पर्म बनाने के लिए जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जो उसको बताता है कि इसको बनाओ, ये तुम्हारी एज हो गई, दैट एज इज कॉल्ड द पबर्टी एज। पबर्टी एज में हमारे टेस्टीज स्पर्म यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाना चालू कर देते हैं, और इसका मैसेज टेस्टोस्टेरोन टेस्टीज को देता है, और टेस्टोस्टेरोन को ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो देती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, it's called male hormone also known as testosterone. This hormone is responsible for the appearance
ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब ये केवल ये नहीं टेस्टिज को ये ऑर्डर करता है कि आप स्पर्म बनाइए, ये जिम्मेदार है आपके पूरे शरीर में मेल नेचर्स को रिप्रेजेंट, जैसे मेल मर्दानगी कह सकते हो, वो वाले नेचर जो आपके अंदर आ जाते हैं, जैसे मूछें आ जाना, ये आर्मपिट्स में बाल आ जाना, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास बाल आ जाना, ये सारे प्रोसेस इसके थ्रू होते हैं। और एक अलग तरह की पसीने में स्मेल आ जाना, ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की। और टेस्टोस्टेरोन कब बनना चालू हो जाता है? पबर्टी स्टेज के बाद टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाता है, 18 साल की उम्र तक पूरी तरह से बनना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल होता है। यहाँ बिग पिक्चर दिखाया गया है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेल है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ईच स्पर्म हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। स्पर्म के 3 हिस्से हो गए, एक तो हो गया हेड वाला, ये मिडिल पीस और ये टेल। ठीक, मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियन विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, ठीक, फॉर इट्स मूवमेंट। टेल हेल्प इन द विगलिंग मूवमेंट, मतलब वो चलने में और डायरेक्शन बदलने में हेल्प करती है टेल। ठीक, अब ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज फीमेल ही एक बेबी को अपने घर में, अपने शरीर में रखती हैं और उसी को जन्म देती है। और फीमेल ऑर्गन इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि स्पर्म तो चला जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल ऑर्गन के अंदर ही होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये देखो 2 ओवरीज हो गई, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड अ पियर शेप्ड यूट्रस, जिसको हम गर्भ कह रहे थे। पियर मतलब होता है नाशपाती के आकार का, नाशपाती जानते हो ना आप लोग, खाए होंगे, उसके आकार का यूट्रस होता है। ओवरी, पहले हम ओवरी की चर्चा करेंगे। ओवरी, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। ओवरी में क्या बनता है? ओवा। ओवा इज अ सिंगुलर नेम ऑफ ओवम, ठीक है। एंड दस इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसीलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल बोला जाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल ओवम इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एक ओवम हर महीने निकल कर जाता है आफ्टर पबर्टी, ठीक है। इनटू द ओविडक्ट आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट कैसे बनता है? स्पर्म और ओवम के मिक्स होने या फ्यूज होने से बनता है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दीज ओवरी आल्सो सीक्रेट्स सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फीमेल हार्मोन। इसके अलावा ओवरी से एक और हार्मोन निकलता है जिसको फीमेल हार्मोन बोलते हैं। जैसे अभी मेल हार्मोन क्या था? टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह फीमेल हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, सेकेंडरी सेक्सुअल है, जिसकी वजह से देखो फीमेल्स के ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं एंड यूट्रस डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो एंड फाइनली इनटू बेबी। यानी यूट्रस क्या होता है? माँ के पेट में जो गर्भ होता है, जिसको गर्भ बोलते हैं, उसी गर्भ में बच्चा पलता रहता है। ये ह्यूमन ओवम है, यही धीरे धीरे डेवलप होकर के ये अभी आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसको ओवम बोलते हैं। यही पिक्चर डेवलप होकर एक बच्चे का निर्माण करता है, लेकिन ये लगता है समय 9 महीने का, अलग अलग जानवरों में अलग अलग, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यूट्रस को क्या बोलते हैं? गर्भ। जैसे पियर शेप, किस आकार का होता है? नाशपाती आकार का। वेयर द जायगोट डेवलप, ये जायगोट डेवलप होके बाद वहीं रह जाता है और बनता रहता है और नए बच्चे का निर्माण करता है, ठीक। अब ये इतना बता दिया, अब थोड़ी देर रुक जाओ, इसके बाद फर्टिलाइजेशन समझाते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा सबको देखना है और देख कर शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, है ना। स्टूडेंट, वीडियो के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है, देखते हैं, है ना। समझने के साथ समझाते भी चलते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी मैं बोलते हुए पढ़ाते हुए बता दूँ, फर्टिलाइजेशन का मतलब ओवम और स्पर्म का मिक्स हो जाना, और ये काम तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में मिले। ऐसा नहीं कि कहीं फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मेल गैमेट फ्यूजेस टू फीमेल गैमेट। फ्यूज का मतलब फुल्ली मिक्स हो जाना, एकदम एक हो जाना, फॉर्म अ जायगोट, और जिससे क्या बनेगा? जायगोट। ध्यान देखिएगा जायगोट कैसे बनता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस का पहला कदम ये है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल प्रोड्यूस स्पर्म,
and female produce ovum. When a sperm comes in contact with an ovum, मतलब स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के कांटेक्ट यानी टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ओनली वन ऑफ द स्पर्म, और ये भी जान लीजिए स्पर्म एक बार में लाखों निकलते हैं, लेकिन ओनली वन स्पर्म कैन फ्यूज इनटू द ओवम, ठीक है। ओनली वन ऑफ द स्पर्म गेट्स चांस टू फ्यूज विद एन ओवम. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. So a simple सी definition है, the fusion of sperm and ovum is called fertilization. And the nuclei of the sperm and ovum fuse to form a single nuclei. यानी sperm का भी अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है, ovum का अपना होता है. जब दोनों फ्यूज होते हैं दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिलकर सिंगल हो जाते हैं, तो बन जाता है जायगोट. एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, ठीक है. सो द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इंश्योर्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. अगर जायगोट बन गया, इट इज कंफर्म दैट द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल स्टार्ट्स. ओके, सिंस अ स्पर्म कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द फादर एंड द ओवम कैरीज द कैरेक्टर्स ऑफ द मदर. यानी जो ओवम होता है वो माँ के गुणों को लेकर अपने अंदर सजैव रहता है, स्पर्म में पिता के गुण होते हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द फादर एंड द मदर. यानी जो नया बच्चा जन्मेगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, उसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स यानी नेचर्स हो सकते हैं. दैट इज द रीजन दैट ऑफस्प्रिंग पोसेसेस द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट. इसी कारण से जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर अपनी माँ बाप के गुण या अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं वो कुछ ना कुछ होती भी. ये अलग बात है कि समाज में रहने के बाद बच्चे को सामाजिक चीज़ें भी उस पर प्रभाव डालती है और बहुत डालती हैं, ठीक है. संगत से गुण आवत है, संगत से गुण आत, है ना. यस सर. और मिसरी धागा एक साथ बिकाया, ऐसे करके कुछ है. ये वाला मैम से पूछकर बताएंगे, है ना. कौन सी? कल्पना मैम और लता मैम से, ठीक है. उनको संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए, मिसरी रसरी बोथ दोनों एक भाव बिकाए, ऐसे करके कुछ है. इस बात को कोई कमेंट करके बता सकता हो तो बताइएगा प्लीज़, ठीक है. दैट इज द रीजन दैट ऑफस्प्रिंग पोसेस द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स. इवन ब्रदर एंड सिस्टर पोसेस सिमिलर. अच्छा, कभी कभी होता है ना, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, तो उनके अंदर भी सेम नेचर होते हैं, ठीक है. और कभी कभी सेम नेचर के साथ साथ फेस में भी कुछ आइडेंटिकल चीज़ें मिल जाती हैं, एक जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है. अब बात आते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस. एम्ब्रायो मतलब गर्भ का निर्माण, गर्भ का डेवलपमेंट मतलब विकास. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बिगिंस टू डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स. जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन हो गया वो धीरे से लुढ़कता हुआ कहाँ पहुँचेगा? यूट्रस में. यूट्रस में पहुँचने के बाद यूट्रस की वॉल पे जाकर फ्यूज हो जाएगा, और जैसे यूट्रस की वॉल में जम जाएगा और 1 से 2, 2 से 4 एक बॉल बनता चला जाएगा, और धीरे धीरे उस न्यू वंस की डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट भी चालू हो जाएगा. पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में चालू हो जाता है. सेल बिगिंस टू रीऑर्गेनाइज एंड डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे सेल से. टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रायो. और ये जो बनता हुआ स्ट्रक्चर होता है गर्भ में उसको एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है. गर्भ में पल रहे बच्चों को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो. चूंकि अभी पूरी तरह से बना नहीं, बनने की प्रोसेस में है. द एम्ब्रायो गेट्स इम्बेडेड. इम्बेडेड का मतलब धंस जाना है. गेट्स इम्बेडेड जैसे कि खेत में बीज को रख दिया जाता है, दबा दिया जाता है जिससे वो डेवलप हो. उसी तरह वही एम्ब्रायो धीरे से जाकर के डेवलप किसमें? यूट्रस की वॉल पे फ्यूज हो जाता है, धंस जाता है टू वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फर्दर डेवलपमेंट. और उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है जैसे जैसे माँ या जो भी मदर है वो अपना पोषण लेती है, उस पोषण का कुछ हिस्सा उस बच्चे को मिलता रहता है ना, थ्रू प्लेसेंटा, जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं. वो जुड़ा रहता है, उसी से बच्चा जुड़ा रहता है, उसको सारा पोषण मिलता रहता है, वो डेवलप होता रहता है, ठीक. देखिए क्या लिखा है. एम्ब्रायो डेवलप्स इट्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, हेड्स, लेग्स, आइज. एट दिस स्टेज एम्ब्रायो इज नोन एज फोएटस. यानी जब शुरुआत में, यहाँ क्या लिखा है देखिए ध्यान से, जब जायगोट कुछ सेल बनता है, सेल से फिर सेल बन जाता है, एक बॉल बन जाता है, उस बॉल को एम्ब्रायो बोलते हैं. जब वही एम्ब्रायो यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, धंसने के बाद थोड़ा डेवलप होने के बाद उसमें हैंड, हेड, लेग, आइज, ईयर्स सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको अब हम लोग एम्ब्रायो नहीं कहेंगे, अब उसको फोएटस बोलेंगे. यानी वो जब माँ के गर्भ में बच्चा बन गया, उसके हाथ पैर
नाक कान सब बन गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बने नहीं या डेवलप नहीं हुए, बट बन गए हैं। एट दिस स्टेज एम्ब्रायो इज नोन एज फोएटस, यानी ध्यान रखने वाली एम्ब्रायो फोएटस में डिफरेंस होता है। जो एम्ब्रायो होता है उसमें अभी किसी भी ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है, वो सेल का एक गुच्छा होता है, और वही गुच्छा थोड़े समय बाद जब यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, उसमें थोड़े नए नए अंगों का निर्माण हो जाता है, हेड, लेग्स, ईयर्स एक्सेट्रा, तो उसको क्या कहते हैं, फोएटस। इनसाइड द यूट्रस ए लेयर ऑफ लिक्विड, यूट्रस के अंदर एक लेयर ऑफ लिक्विड होती है जिसको एमनियोटिक लिक्विड बोलते हैं। एमनियोटिक लिक्विड का मतलब जैसे बच्चा है, अब माँ ऊपर जीने से आ रही जा रही, उसको झटके ना लगे, वो झटकों को सहने, शौक यानी झटकों को सहने के लिए एक लिक्विड चारों तरफ रहता है, जिससे वो उस बच्चे को, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को झटका या जर्क ना लगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक लिक्विड, ठीक है। प्रोटेक्ट द फोएटस फ्रॉम द जर्क एंड द अदर इंजरी, जर्क मतलब झटका, इंजरी मतलब कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो उस बच्चे को सुरक्षा रहे। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस इज कंप्लीट, मान लीजिए डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया, द मदर गिव बर्थ अ बेबी, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। द टोटल पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड जेस्चर पीरियड, यानी कि वो समय जितने देर तक फोएटस जो है एक नए बेबी के पूरी तरह से विकसित यानी डेवलप बेबी के रूप में बॉडी बनने, इस प्रोसेस या ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ और 40 वीक्स इन केस ऑफ ह्यूमन, या तो 9 महीने कर लो या 40 हफ्ते कर लो, मानव के रूप में, यानी मानव में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है। देखिए, द एनिमल्स इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स गिव बर्थ टू यंग वंस, बट सम एनिमल्स सच एज हेन्स एंड अदर बर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, इंस्टेड दे लेट, यानी कुछ कह रहे हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोले बेबी को जन्म देते हैं और कुछ बच्चों, अभी मैंने बताया था द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बेबी पोरस, यानी जो सीधा बेबी को जन्म देते हैं उनको बेबी पोरस बोलते हैं, जो अंडे के थ्रू बच्चों को जन्म देते हैं उनको ओवी पोरस बोलते हैं। इन egg laying animals soon after fertilization zygote divides and rebdivide travel down to the oviduct and that time several protective layers, जैसे मान लीजिए जो अंडे देते हैं बच्चे जानवर या पक्षी, उनके अंडे कैसे होते हैं, जैसे जायगोट बन गया, जायगोट जो है बहुत सारे प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको अंडे का छिलका समझ लो, उससे और टफ हो जाता, और वो फीमेल जो हेन है या और कोई बर्ड है उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और उस पे कुछ समय तक वो चिड़िया हो गई या मुर्गी हो गई, उसमें कुछ समय तक पर डे कुछ बैठती है, जिसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैचिंग। और हैचिंग जितने दिन तक चलती है उस पीरियड को इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक, देखिए लिखा ना, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो इनटू अ चिक, चिक मतलब वो चूजा, टेक्स अबाउट 3 वीक्स, लगभग 3 हफ्ते तक, ठीक। द हेन प्रोवाइड सफिशियंट वार्मथ, यानी लगातार तो नहीं बैठी रहती, लेकिन एक सफिशियंट पर्याप्त गर्मी उस अंडे को लगातार देती रहती है, जिससे अंडे के अंदर जो सेल या सेल के ग्रुप है वो डेवलप होने लगते हैं बॉडी पार्ट्स में, ठीक। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट हैचेज आउट ऑफ द एग, और वो खुद से तोड़कर बाहर आ जाता है चूजा। फ्रॉम एग्स हैज टू गिव न्यूमरस टेडपोल्स दैट यू कैन सी इन द मदर। वाटर में आप देखो इसी तरह एक साथ हजारों ढेर सारे आपको टेडपोल्स के बच्चे मिलेंगे, वो भी नहीं, टेडपोल क्या होते हैं, मेढक के बच्चे, ठीक है। तो जितने 3 हफ्ते तक मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, किसके ऊपर, अंडे के ऊपर या और कोई बर्ड, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब इसको एक बार रीड कर, मतलब शरीर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी क्या प्रोसेस, स्पर्म और ओवम का मिलना फीमेल बॉडी के शरीर के बाहर यानी किसी अलग मीडियम में हो, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट इज सीन इन ह्यूमन, काउ, हेन, डॉग, कैट, गोट, बफेलो एक्सेट्रा, ठीक है, मैमल्स में होता है। In some animal, fertilization takes place outside the female body. Such type of fertilization is called external, यानी बाहरी, external fertilization. This type of fertilization takes place in water. Example in frogs and aquatic animal. जितने जलीय जीव होते हैं aquatic animal, उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, यानी कि वो अपने ओवम
और स्पर्म को पानी में, तैरते हुए पानी में छोड़ देते और वो अपना फ्यूज हो जाते हैं, धीरे धीरे अंडे तैयार होते हैं। अंडों को हैच करने का काम मेल फीमेल दोनों करके न्यू वन का रिप्रोडक्शन करते हैं। और जैसे गाय, भैंस, बकरी, इंसान, इन सब में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी वो जायगोट बनता है, जायगोट ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस में, यूट्रस में क्या बनता है पहले इम्ब्रायो, इम्ब्रायो बनता है फोएटस में, फोएटस डेवलप होता है जितने पीरियड में, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चलिए वो भी पुरुष आ ही चुका है, इसके बाद बढ़ते हैं। ओके भाई, वेलकम बैक। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में फिर से स्वागत है, ठीक है ना। देखिए विविपोरस का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। विविपोरस मतलब ऐसे जानवर जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद, डेवलपमेंट के बाद एक डेवलप्ड बेबी का जन्म देते हैं। ओविपोरस मतलब अंडे देना, यस सर, ठीक है। तो अंडे देने वाले जानवरों को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आपके चैप्टर का मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पे। आफ्टर द हैचिंग ऑफ एग्स, young ones contains a grow and pass through a different stages of their life cycle to become an adult। हैचिंग प्रोसेस के बाद ऐसा नहीं कि जो अंडा है, अंडा तुरंत ही मेढक बन गया, एक तुरंत ही एडल्ट बन गया। इसके जो लाइफ साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे हम सब इंसानों में यही होता है ना, पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ऐसे एक स्टेज ऑफ द लाइफ होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है। So for example, the life cycle of frog passes through the 3 distinct stages, जैसे कि egg to tadpole, tadpole to larva and larva to adult। The tadpoles transform into adults which are capable of jumping and swimming। और जो tadpole convert हो जाते हैं frog में, वो जो adult वो जंपिंग या स्विमिंग करने में पॉसिबल हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो एडल्ट स्टेज में पहुंच के फिर से उनके अंदर फिर रिप्रोडक्शन की पावर आ जाती है। दे आल्सो बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, यानी अलग अलग लाइफ के चक्रों की बहते हुए और फिर से फाइनली वो एडल्ट बन जाए, इस ड्रास्टिक चेंज होते होते। जैसे हम छोटे से बड़े, बड़े से बूढ़े और ये सब होते हैं, तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन भी चेंज होते रहते हैं। चेहरे में परिवर्तन होता है, तुम भी अपने छोटे की पिक्चर देखो और अभी की देखो तो तुम अपने आप को ही ना पहचान पाओ। सो डू यू थिंक दैट ह्यूमन बीइंग आल्सो अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस? क्या ह्यूमन बीइंग भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं? होता है, लेकिन उनका दूसरी तरह से होता है, ठीक। अब अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब बिना सेक्सुअली या उस प्रोसेस के एक तरह से नए वंश को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट मैमेलियन क्लोन, जिसको डॉली बोलते हैं। दुनिया में सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था, एक भेड़ का बनाया गया था, उस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली, ठीक, डॉली भेड़, ठीक। उसके बाद बहुत सारे प्रयास हुए, सारे असफल ही हो रहे हैं अभी तक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप पूछ सकते हैं कि ह्यूमंस का क्लोन क्यों नहीं बनाया जाता है? ह्यूमंस के क्लोन बनाने के प्रोसेस को स्टॉप कर रखा है, यानी कि इंटरनेशनली इस पर बैन लगा है। और अगर कोई कर भी रहा होगा चोरी छिपे तो वो अलग बात है, ठीक है, ऐसे बैन है। क्लोनिंग इज ए टेक्निक बाय विच एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल एंड अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, खाली एक पूरे इंसान या कोई बॉडी को नहीं, एक सेल को भी बनाया जा सकता है, एक ऑर्गन को भी बनाया जा सकता है, या पूरी बॉडी को बनाया जा सकता है। और कंप्लीट ऑर्गन्स कैन बी प्रोड्यूस। बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैड tried many times to clone mammals, but unfortunately many dies before birth or die after soon birth। बड़ा प्रयास किया लोगों ने, बहुत प्रयास किया, या तो जन्म लेता था या जन्म के तुरंत बाद ही मर जाता था, ठीक है। बट सम सक्सेस आल्सो मेड बाय द साइंटिस्ट, वन ऑफ दीज इज द बर्थ ऑफ डॉली। उनमें से एक सक्सेसफुल था डॉली का जन्म लेना। द फर्स्ट मैमेलियन क्लोन डॉली वॉज क्लोन बाय डॉक्टर इयान विलमेट एंड हिज कॉलिग्स, यानी उनके साथियों ने, एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर विलमेट और उनके साथियों ने कब बनाया था? 5 जुलाई 1996 को जन्म दिया। द डे वॉज द माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ द क्लोनिंग। वो क्लोनिंग के इतिहास में, क्लोनिंग के फील्ड का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जिस दिन डॉली भेड़ का जन्म हुआ, 5 जुलाई 1996। ओके, the day was the milestone in the field of the cloning. The birth of Dolly waves the world and thereafter number of the successful cloning experiences were
बाय द साइंटिस्ट। उसके बाद बहुत सारे क्लोन बने, डॉली के मतलब भेड़ों के भी बने और भी जानवरों के बनाए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डॉली का था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग ऑफ डॉली अ सेल वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल। मेमरी ग्लैंड क्या होता है? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है उसको मेमरी, वहाँ से कुछ सेल ले लिए जाते हैं, किसके? फिन डॉर्सेट शिप के। साइमल्टेनियसली एन एक सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस यू स्कॉटिश, ठीक है। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, उससे न्यूक्लियस निकाल दिया गया, उसमें दूसरा फ्यूज कर दिया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, देन न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल वॉज टेकन आउट एंड इंसर्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ, ये कह सकते हैं इनन्यूक्लिएटेड ऑफ द सेल ऑफ द स्कॉटिश। यानी एक भेड़ के सेल से निकाल करके दूसरे वाले भेड़ के सेल को फिट कर दिया जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक छोटे से डोनट को नीचे से होल जो है उसमें दूसरे चीज़ को फिल कर दिया जाए, उसी तरह यहाँ पर भी किया गया। देन द एग वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक यू, और उस फिर फर्टिलाइज एग को एक स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के गर्भ के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और डेवलपमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। द एग नॉर्मली डेवलप इनटू एम्ब्रायो एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न, और धीरे एम्ब्रायो में डेवलप होता है और डॉली का जन्म होता है। दो द बर्थ ऑफ द डॉली वॉज गिवन बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, देखिए जन्म तो दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस यू नाम की भेड़ ने। देखो स्कॉटिश ब्लैक फेस इसलिए क्योंकि इसका फेस ब्लैक है, ठीक है। जन्म इसने दिया लेकिन गुण सारे इसके थे, यानी इसके सेल का न्यूक्लियस लिया गया ना था, इसलिए इसके सारे नेचर उसमें आए। देखिए यही मेंशन किया गया यहाँ पर, गिवन बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू बट इट लुक्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप, और दिखती किसकी तरह था? फिन डॉर्सेट शिप की तरह। फ्रॉम विच न्यूक्लियस वॉज टेकन, यानी जिस सेल का न्यूक्लियस लिया गया उसके ही नेचर लेकर के पैदा हुई थी वो डॉली, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। डॉली डिड नॉट शो द कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, यानी जिसने जन्म दिया उसके नेचर नहीं थे, ठीक है। डॉली वॉज हेल्दी क्लोन, डॉली प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग, और डॉली बहुत हेल्दी थी। जब उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस से जन्म दिया था, ठीक है। डॉली डाइड 14 फरवरी 2003, यानी 14 फरवरी 2003 को डॉली का देहांत हो जाता। किस कारण से? लंग डिजीज, यानी उसको फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां हो गई थी। आफ्टर डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बट मोस्ट ऑफ द क्लोन एनिमल डाइड ड्यू टू द सेवरल एबनॉर्मलिटी। जन्म तो ले रहे थे बट किसी न किसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मर ही रहे थे। इन डॉली वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल क्लोन, ठीक है, मेड बाई human beings, okay? So that is all for today and your chapter number 7, reproduction of the cell। अब आपको पहले तो देखना है, समझना है और उसके विषय में बताना भी है कि क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या और बताना चाहिए, क्या आपके कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हों उसमें लिख कर बताइए और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।